Hello friends, welcome back to the channel. In this video we are going to have an editorial discussion and from now onwards you'll get editorial discussion on a regular basis. मैं कोशिश करूँगा कि हर थोड़े थोड़े दिन के बाद हम कुछ पोस्ट कर सकें वीडियो और एडिटोरियल डिस्कशन का सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये रहेगा कि इसमें हम लोग फैक्ट्स के साथ कॉन्सेप्ट्स दोनों ही डिस्कस करेंगे। सो आज के वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं इंडिया यूएसए के बीच एक ग्रीन पार्टनरशिप हुई है, तो उस पर ये एडिटोरियल बेस्ड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो काफ़ी सारे वीडियोस अब आपके पास एडिटोरियल फॉर्म में आएंगे। आई डेफिनेटली एक्सपेक्ट अ जेन्युइन फीडबैक फ्रॉम यू इन द कमेंट बॉक्स। अगर कुछ भी इसमें इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है, डू लेट मी नो। चलिए करते हैं शुरुआत इस एडिटोरियल डिस्कशन का। Now, the very first thing which you need to know is that recently the USA and India have conducted a high-level meeting that was called the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 Partnership. Basically, the idea behind is to create a stronger bilateral cooperation right now and to ensure that both of the nations meet the goals of the Paris Agreement. Paris Agreement क्या है? We'll also look at it. नाउ विल फर्स्ट गिव इट अ रीड। पहले एक बार इसको गो थ्रू करते हैं और फिर हम आते हैं इसके बीच में जितनी जगह पर हमें कुछ भी एक कीवर्ड्स मिलेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस एंड एनालाइज दैट फैक्ट। So the US-India Climate and Clean Energy Agenda 2030 partnership raises expectation that the coming decade will see sustained financial and technological cooperation between the two countries to cut greenhouse gas emission. Point बड़ा ही सिंपल है, कह रहा है कि अगले कुछ डेकेड की अगर हम बात करें तो उसमें फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन दोनों कंट्रीज़ के बीच में होगा, सो दैट ग्रीन हाउस गैस है उसके एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। भाई, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने से पहले हमको ये समझना है कि ग्रीन हाउस गैसेस हैं कौन सी, होता क्या ये। तो समझते हैं सबसे पहले हम ग्रीन हाउस गैसेस को, और इस गैसेस को समझने से पहले समझना होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या। जहाँ तक बात आती है ग्रीन हाउस इफेक्ट की, ग्रीन हाउस इफेक्ट को हम कह सकते हैं इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस इन विच देयर इज़ एन इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस। एक नेचुरल फिनोमेना है जिससे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ये क्यों होता है? क्योंकि अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो हीट को ट्रैप करती है और वो रिलीज़ नहीं हो पाता है हीट, तो इस वजह से अर्थ का टेम्परेचर जो है वो लगभग 33 डिग्री गर्म रहता है, जितना तब होता अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन जो कर रहे हैं हम, ये एक नेचुरल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि अगर ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप ही नहीं होंगी तो डेफिनेटली अर्थ काफ़ी ठंडी हो जाएगी और कोई भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा ना। तो ये तो एक इसलिए हम इसको एक नेचुरल फिनोमेना कह रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है हमारे पास? तो ग्रीन हाउस गैसेस हमारे पास मेनली जो होती हैं वो CO2 है, वाटर वेपर है, H2O इन दी वेपर फॉर्म, जो आपका एवेपोरेटेड फॉर्म होता है। देन वी हैव मिथेन यानी CH4, हमारे पास नाइट्रस ऑक्साइड है, हमारे पास ओजोन है, हमारे पास क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स हैं, या हम कहें हेलोजिनेटेड कार्बन्स कई सारे। तो ये तो हो गए ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस इफेक्ट आपको समझ आ गया। नाउ, ग्रीन हाउस इफेक्ट से प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है तब जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हांस हो जाए, इन्हांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट अगर होने लगे तो। नाउ, जब ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इन्हांस हो जाएगा तो दिक्कत क्या? भाई, पूरी दुनिया में एक पैटर्न नहीं मिलेगा हमें रेनफॉल का, यानी कह सकते हैं हम एक चेंज आ जाएगा रेनफॉल में, किस तरीके से रेनफॉल होता है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। सिमिलरली जो आपका एयर करंट का सर्कुलेशन है या ओशन करंट का सर्कुलेशन है, उस सर्कुलेशन में आपको चेंजेस मिलेंगे। मोर ओवर, वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्रडिक्टेबल हो जाएगा एंड देयर विल बी एक्सट्रीम वेदर चेंजेस, एक्सट्रीम वेदर चेंज भी होगा। तो काफ़ी कुछ बदलेगा। अब वेदर चेंज हो रहा है, हो सकता है आइस मेल्ट होने लगे, ग्लेशियर्स मेल्ट हों और उससे सी लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा, कई सारे एरियाज डूबने लगेंगे। दिस इज़ दी अल्टीमेट इफेक्ट, वो बहुत आगे की बात होती है। बट अगर ऐसा हुआ तो फर्दर हमें कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिल सकते हैं, ये भी हमें सोचना होगा। तो कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर चेंज हो जाए, बायोडाइवर्सिटी में चेंज आ जाए, हमारे हेल्थ में चेंज आ जाए, सब कुछ बदल जाएगा एंड दैट विल बी अ पैराडाइम शिफ्ट, देयर विल बी अ अग्रेसिव चेंज इन द नेचर एंड वी डोंट वांट दैट काइंड ऑफ चेंज। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा?
जो ग्रीन हाउस इफेक्ट हो चुका है, एनहांस ग्रीन हाउस इफेक्ट हो चुका है, वी नीड टू रिड्यूस इट। नाउ बढ़ते हैं आगे। अब इसके लिए लीडर समिट है यूएस और इंडिया के बीच। एट द लीडर समिट ऑन क्लाइमेट ऑर्गेनाइज्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन, द वर्ल्ड अटेंशन वाज फोकस्ड ऑन कंट्रीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाईएस्ट कार्बन एमिशन। इंडिया रैंक्स थर्ड बिहाइंड यूएसए एंड चाइना। अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर यहाँ पर हमारे लिए है कि इंडिया की जो रैंक है वो है थर्ड, अगर हम बात करते हैं कार्बन एमिशन की। तो ओवरऑल अगर कार्बन एमिशन देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाली कंट्री है इस टाइम पर चाइना, फॉलोड बाय यूएसए, एंड देन हमारा आता है इंडिया। ये हम ग्रॉस में बात कर रहे हैं। अगर हम पर कैपिटा पर ले आए इन चीज़ों को, तो पर कैपिटा में दुनिया का सबसे ज़्यादा कार्बन एमिशन करने वाला जो कंट्री होगा दैट वुड बी यूएसए, जहाँ पर एक एवरेज इंसान 16.5 मेट्रिक टन जो CO2 है वो रिलीज़ कर रहा है। फॉलोड बाय सेकंड पर आता है ऑस्ट्रेलिया। इनके इस ऑस्ट्रेलिया के बाद है कनाडा, और इस लिस्ट में इंडिया बहुत नीचे है। मीन्स अगर हम कंपैरिजन देखें, इंडिया में ऑन एन एवरेज वी कैन विटनेस 1.7 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन एमिशन पर कैपिटा, तो बहुत कम है। चाइना हमसे लगभग 4 फोल्ड ज़्यादा है, 4.5 टाइम्स ज़्यादा है। चाइना का जो अगर एमिशन देखें तो इट इज़ अराउंड 7.5 और 7.6 मेट्रिक टन। तो ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा कार्बन एमिट नहीं करते हैं, बहुत ही लेस कार्बन एमिशन इंडिया में है वर्ल्ड एवरेज से भी, लेकिन हम इसको और भी रिड्यूस करना चाहते हैं। दिस इज़ व्हाट आर पीएम बिलीव्स इन। Now, India ranked third behind USA and China, although its per capita CO2 emission are less than 60% of the global average, as PM नरेंद्र मोदी pointed out. इस मीटिंग में यूएसए की तरफ से जॉन कैरी ने पार्टिसिपेट किया था, और हमारी तरफ से हमारी मिनिस्ट्री थी। There is a little confidence in pandemic-stricken world. However, the future growth pathways will be aligned away from fossil fuel. ये सबको पता है कि fossil fuel का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है और renewable resources पर डिपेंडेंसी लोगों की बढ़ रही है। The International Energy Agency in fact expects a dramatic rise in the emission as country race to shake off the impact of the coronavirus as they did after the 2008 financial crisis. यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास आ रही है, दैट इज इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। लेट्स टॉक अबाउट इट। पहले एक बार बात करते हैं IEA के बारे में, या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के बारे में। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको बनाया गया था ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट के थ्रू। बना था ये ऑर्गेनाइजेशन 1974 में, दैट मीन्स 1974 में। बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, तो इसका हेडक्वार्टर बैठता है फ्रांस में, एट पेरिस। लगभग अगर मेंबरशिप पे आ जाएं तो देर आर 30 मेंबर नेशंस, 30 इसके मेंबर नेशन हैं, और हम इसके मेंबर नहीं हैं। इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ इट। लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो भी रिकमेंडेशंस देता है, ऑल द नेशंस यूजुअली ट्राई टू फॉलो इट। Yet the years to 2030, as President Biden put out, are a part of decisive decade, and action to scale up funding and innovation can help all countries move closer to keeping the global warming well below 2 degrees Celsius or even 1.5 degrees Celsius as the Paris Agreement envisages. Paris Agreement कहता है कि well below 2 डिग्री आपको प्री इंडस्ट्रियल एरा के जो इंडस्ट्रियल दौर आया उससे पहले के दौर में प्रवेश करना है हमें वापस से, और उसके लिए हमें जो भी इंक्रीज़ हुआ अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में, हम उसको वापस से रिड्यूस करना चाहते हैं बाय वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस। There are many aspects to the bilateral pact that could be transformative for energy intensive sectors in India, starting with renewable power expansion to 450 gigawatts. With open source technologies, India could incorporate innovative materials and process the decarbonized industry, transport and building, the biggest emitter apart from power. Power industry से तो सबसे ज़्यादा जो emission है वो है ही। apart from that, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग्स, ये भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन है ना। अगर हम इंडिया के रिगार्ड में बात करें तो हमारा रिन्यूएबल पावर एक्सपेंशन, ये एक टारगेट रखा है इंडिया ने कि 450 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा है वो रिन्यूएबल हो जाए बाय द एंड ऑफ ईयर 2030 तक का ये टारगेट है। रिसेंट में अगर हम देखें कि शॉर्ट टर्म गोल हमने क्या रखा है,
तो वी हैव केप्ट अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय द ईयर 2022। सीम्स अचीवेबल। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं, चाहे फिर वो हम कच्छ की बात करें या हम राजस्थान के बॉर्डर एरियाज़ की बात करें जहाँ पर रिन्यूएबल प्लांट लगाए जा रहे हैं। कच्छ में तो 30,000 मेगावाट का एक हाइब्रिड प्लांट आ रहा है, 8,000 मेगावाट का प्लांट राजस्थान में आ रहा है। तो ऑब्वियसली वी आर डूइंग अ लॉट। हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की बात कर लें, चाहे हम बायोगैस प्लांट की बात करें, वेदर वी टॉक ऑफ विंड, या सबसे बड़े स्केल पर हम बात करें सोलर एनर्जी के लिए, तो ये सभी सोर्सेज में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है एंड वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद दी फॉसिल्स। उसको रिड्यूस करना चाहते हैं। जो कार्बन एमिशन है, कार्बन फुटप्रिंट है, उसको वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस। तो ये इंडिया का प्लेज है कि हम जो नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं उस पर डिपेंडेंस 40% रिड्यूस कर दें बाय द एंड ऑफ 2030। Now, many developed countries tend to view India's reluctance to commit to a net zero emission target as recalcitrance. Recalcitrance का मतलब होता है एक तरीके से अड़ियल रवैया होना या कुछ प्रिसम्पटुअस होना, एरोगेंट हो जाना, इंडोसाइल हो जाना, किसी कोई बात ना मानना। इस तरीके से एक टर्म यहाँ पर यूज़ की गई है recalcitrance को। Now, but the climate change crisis originated not here but in the industrialized world, which has used up much of the world carbon space. हमने तो भाई कार्बन एमिशन किया नहीं ज़्यादा, तो हम इसमें एक कमिटमेंट नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन की क्यों ही करेंगे भाई? हम तो बहुत ज़्यादा एमिशन ही नहीं कर रहे हैं। A forward-looking policy should therefore be the envision of green development, anew providing funding and green technologies as compensation for the emission space lost by poorer countries. This will be a win-win game since it would aid sustainable development, boost employment, clean up the environment, and crucially help all countries emerge healthier from the pandemic. अभी रिसेंटली ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने भी एक अनाउंसमेंट की है। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन हु अनाउंस्ड एनहांस्ड ambition at the summit for Britain to cut carbon emission by 78% by 2035 and over the 1990 लेवल, 1990 के लेवल पर अगर देखा जाए तो उससे 78% तक वो 2035 के एंड तक रिड्यूस करना चाह रहे हैं। एडवांस द एजेंडा बाय कॉलिंग फॉर क्लाइमेट फंडिंग बाय रिच नेशन टू एक्सीड द डेकेड ओल्ड गोल ऑफ $100 billion. For the India-US agreement to yield result, Mr. Biden would have to persuade industry and research institutions at home to share the knowledge and subsidize the transfer of technologies. He has won commendations for steering America around from the science-deprived Trump years and announcing enhanced ambition cuts in emission by 50 to 52% by 2030 over 2005 level. 2005 के comparatively 2030 तक में 50% रिड्यूस करना चाह रहे हैं एमिशन को। ये हम बाइडन की बात कर रहे हैं। बट मच ऑफ द क्लाइमेट एफर्ट विल रिलाई ऑन एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी रादर देन bipartisan support with political will on both sides. The engagement with India can become a model. इंडिया का 2015 से एनवायरनमेंट को लेकर अगर देखा जाए रोल तो काफ़ी बड़ा हुआ है। फिर सबसे ख़ास बात अगर हम देखते हैं तो ऑब्वियसली इट इज़ नन अदर देन इंटरनेशनल सोलर अलायंस। हमने दुनिया को एक ऐसा अलायंस दिया है इस टाइम पर जो कमिटमेंट करता है रिन्यूएबल एनर्जी में मास स्केल चेंज का। एंड नॉट टू फॉरगेट, इंडिया इज़ लीडिंग in terms of production of electricity through renewable resources. दुनिया में बहुत तेज़ी से हम बढ़े हैं आगे renewable resources के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करते हैं। एंड ऑब्वियसली देयर इज़ मच टू अचीव। और अगर इसमें कोऑर्डिनेशन बेटर हो, जैसे बड़ी कंट्रीज़, इफ लेट्स से दी बिग कंट्रीज़ कम टुगेदर, फॉर्म अलायंस और असिस्ट करें वो उन सभी डेवलपिंग कंट्रीज़ को जो उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते क्लाइमेट को लेकर, लेकिन क्योंकि वो डेवलपिंग है तो ऑब्वियसली एमिशन जो फुटप्रिंट है वो उनके यहाँ बढ़ेगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और ऑब्वियसली कार्बन फुटप्रिंट उससे बढ़ता ही है। तो उनको कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सके, ये बड़ी कंट्रीज़ को समझना होगा। एंड ऑब्वियसली इसमें अमेरिका, चाइना, ब्रिटेन, जापान, इन सारी कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना होगा। नॉट टू फॉरगेट, हम लोग खुद एज अ नेशन, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिवली डूइंग अ लॉट इन टर्म्स ऑफ एनवायरनमेंट। तो इस पूरे पैसेज में हमें कुछ खास अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें मिल रही हैं। ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, ये पॉइंट समझ आए होंगे। हमारे पास जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की है वो इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। ग्रीन हाउस इफेक्ट की जहाँ तक बात आती है, ग्रीन हाउस गैसेस की बात आती है, एनहांस्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात आती है, क्या चेंजेस उससे हो रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखने को मिलेंगे, बहुत सिंपल है। देन वी डिस्कस्ड द एमिशन
ग्रॉस में और पर कैपिटा के हिसाब से हमने डिस्कस किया। हमने बात की इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की, जिसका कि हेडक्वार्टर बैठता है पेरिस में। 30 मेंबर कंट्रीज़ हैं, इंडिया पार्ट नहीं है, तो देयर कैन बी अ जनरल एक्सेप्शन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन राइट नाउ इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ IEA, या IEA का हेडक्वार्टर कहाँ है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। फिर हमारा कुछ एक प्लेज 2030 का टारगेट, शॉर्ट टर्म में 2022 का टारगेट। क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस? बहुत बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि भाई जो भी सनशाइन नेशंस हैं, फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इस बीच में जितनी कंट्रीज़ आती हैं हमने उनको सनशाइन कंट्रीज़ कहा। PM ने हमारे उसको सूर्य पुत्र कहा उन सभी देशों को। और यहाँ पर जितना भी असिस्टेंस चाहिए होगा, इंडिया इज़ ओपनली डूइंग अ लॉट इन दिस रिगार्ड। हमको हेडक्वार्टर मिला है, हमने इनिशिएटिव लिया, फ्रांस हमारे साथ इसका को-फाउंडर बना। हेडक्वार्टर बैठा इसका गुरुग्राम में, ऑलरेडी कई पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ है। विल फर्दर डिस्कस इंटरनेशनल सोलर अलायंस इन एनी ऑफ द एडिटोरियल्स। कई एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे, तो उसमें ऑब्वियसली इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहीं ना कहीं हमको हिट करेगा ही करेगा। आई होप यहाँ तक आपको ये वाला आर्टिकल बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर समझ आया होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट है, फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। विद दिस वी आर गोइंग टू क्लोज दिस एडिटोरियल सेक्शन। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा, इन्फॉर्मेटिव आपको ये वीडियो लगा तो प्लीज़ डू गिव इट अ लाइक, सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्लीज़ शेयर करें इसको, सो दैट ये किसी और के लिए भी बेनिफिशियल साबित हो। विद दिस इस वीडियो को हम यहीं पर क्लोज करते हैं। आई होप दैट यू ऑल आर इन ग्रेट हेल्थ और आप कंटिन्यू करेंगे प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना। विद दिस लेट्स क्लोज आवर वीडियो। मिलते हैं अगली बार। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।